गुड इवनिंग लिटरेचर लवर्स, वेलकम टू आवर चैनल लिटरेट क्लब। आज का हमारा टॉपिक है प्यूरिटन एज, अ कॉमनवेल्थ एरा। प्यूरिटन एज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखते हैं प्यूरिटन एज का। प्यूरिटन एज था कब, मीन्स आया कब। प्यूरिटन एज माना जाता है 1620 से 1660 के बीच, और ये इंग्लिश लिटरेचर का वो पीरियड है जब प्यूरिटन मूवमेंट आया था। जैसा कि इस एज का नाम भी इसी नाम पर पड़ा है, प्यूरिटन मूवमेंट पे। प्यूरिटन्स थे कौन, इसके बारे में आगे जानेंगे। उसके पहले ये जानते हैं इट कंसाइड्स विद द अर्ली 17th सेंचुरी। ये जब आया था अर्ली 17th सेंचुरी के दौरान, तब इसमें कई बड़े इवेंट्स हुए थे। जैसे चार्ल्स वन किंग बने थे, उसके साथ साथ एक इंग्लिश सिविल वॉर हुआ था 1642 से 51 के बीच। इसी बीच चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट किया गया था, मीन्स ही वाज किल्ड। एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ अंडर ओलिवर क्रॉमवेल। और इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ पीरियड का भी आया था अंडर ओलिवर क्रॉमवेल के कंट्रोल में। ओके, और ये पीरियड का एंड माना जाता है 1660 में, जब चार्ल्स वन के जो बेटे थे नेक्स्ट ईयर चार्ल्स टू, चार्ल्स वन के नेक्स्ट ईयर चार्ल्स टू ये रीस्टोर हुए थे थ्रोन पे। तो तब से ये एज खत्म होता है, फिर रेस्टोरेशन एज स्टार्ट होगा। तो ये तो इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा डीप में जाते हैं। ये प्यूरिटन एज था क्या? तो प्यूरिटन एज वो पीरियड माना जाता है जो 1620 से 1660 के बीच था, और इस समय प्यूरिटानिज्म इंग्लैंड में आया था। ये प्यूरिटानिज्म या प्यूरिटन थे कौन? द प्यूरिटन्स फॉर अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग प्रोटेस्टेंट्स। जैसा कि हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखा है कि एलिजाबेथ पीरियड में, मीन्स एलिजाबेथ के जो फादर थे हेनरी एट के टाइम प्रोटेस्टेंट मीन्स इमर्ज हुए थे, और एलिजाबेथ के टाइम में कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में बहुत ही शांति चल रही थी। अब उसके बाद ये चीज़ें कंटिन्यू रही जेम्स वन के रूल के टाइम, जो कि एलिजाबेथ के जस्ट नेक्स्ट किंग बने। तो जेम्स वन के रूल के टाइम भी चीज़ें बहुत शांत थी, और इवन जेम्स वन को क्रेडिट भी जाता है ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल लिखने का। तो ही वॉज ऑल्सो गुड किंग। बट आफ्टर दैट, उसके बाद जब चार्ल्स वन एज अ किंग बनाए जाते हैं, तो उस समय प्यूरिटन्स इमर्ज हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय भी कैथलिक और प्रोटेस्टेंट्स दोनों थे, लेकिन कुछ ऐसे प्रोटेस्टेंट्स थे जिन्हें चार्ल्स वन का जो रूल करने का तरीका था, जो रिलीजियस बिलीव्स थे उनके, उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे। रीजन वॉज कि चार्ल्स वन, एक तो उनकी जो परवरिश है या बैकग्राउंड की बात की जाए, तो चार्ल्स वन आते थे कैथलिक बैकग्राउंड से, और तो और इन्होंने शादी भी की थी, मीन्स शादी भी की थी एक कैथलिक वाइफ से। एक फ्रेंच कैथलिक वाइफ थी, उससे शादी भी कर ली थी। इसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों इनके जो एक्टिविटीज़ थे, उसकी वजह से लोगों को कुछ हद तक उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से लगा कि ही वॉज इन फेवर ऑफ कैथलिक्स। और तो और जो प्रैक्टिसेस ये रिलीजन में कर रहे थे, वो सारे कई हद तक रोमन कैथलिक्सिज्म से जुड़े हुए थे। तो ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, स्पेशली प्रोटेस्टेंट्स को। एलिजाबेथ के टाइम तक तो ठीक था कि दोनों बहुत पीस में थे, एक साथ थे, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं हुआ। बट चार्ल्स वन के टाइम ये अनरेस्ट देखा जाने लगा। सो प्रोटेस्टेंट्स वर अनहैप्पी विद द रिलीजियस रिफॉर्म्स। वो जो भी रिलीजियस चेंजेस आए थे, उनसे नाखुश थे, और यही रीज़न था कि उन्हें चाहिए था कि चर्च ऑफ इंग्लैंड, यानी कि जो किंग का चर्च है, प्रोटेस्टेंट चर्च है, उसे फुली प्यूरिफाई कर दिया जाए, यानी कि उसमें किसी भी तरीके की प्रैक्टिसेस जो है वो कैथलिक्स या कैथलिक चर्च से या इवन रोम से भी रिलेटेड ना हो। और ऐसा करने के लिए क्या हुआ कि ये लोग प्रोटेस्ट करने लगे। कहा जाता है कि कुछ प्यूरिटन्स ने पैम्फलेट्स तक छपाए थे कैथलिसिज्म को के अगेंस्ट में, कुछ चीज़ों को लाइक चर्च के रिफॉर्म्स के लिए। और चार्ल्स वन ने उन प्यूरिटन्स को लाइक कैप्चर करवा के उनके कान कटवा दिए थे, और उन्हें प्रॉपर सजा दी थी, ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से और भी प्यूरिटन्स एकदम स्ट्रिक्ट ऑपोजिशन में आ गए चार्ल्स वन के। और इसी से शुरू हुआ इंग्लिश सिविल वॉर। ये इंग्लिश सिविल वॉर का सबसे बड़ा रीज़न थे किंग चार्ल्स वन, जो कि रॉयलिस्ट माने जाते थे, और इनके जस्ट ऑपोजिशन में खड़ा था एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन, ही वॉज ओलिवर क्रॉमवेल, जो कि एक पार्लियामेंटेरियन था या प्यूरिटन कहा जा सकता है। तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि एक सिविल वॉर होने की वजह से किंग चार्ल्स वन को 1649 में एग्जीक्यूट कर दिया गया, और फाइनली ओलिवर क्रॉमवेल जीत गया, और उसने कॉमनवेल्थ को इस्टेब्लिश किया। कॉमनवेल्थ और कुछ नहीं, एक तरीके का कहा जाए तो रिपब्लिक है। मीन्स मोनार्की को हटाकर जब डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर दी जाए, रिपब्लिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी जाए, उसी को कॉमनवेल्थ कहा गया है यहाँ पे। तो ओलिवर क्रॉमवेल ने मोनार्की को टोटली अबॉलिश कर दिया। यहाँ पे लिखा भी है कि आफ्टर द सिविल वॉर के बाद मोनार्की वॉज अबॉलिश्ड, और इंग्लैंड एक रिपब्लिक बन गया। और वो भी किसके कंट्रोल में? ओलिवर क्रॉमवेल के कंट्रोल में। मीन्स ओलिवर क्रॉमवेल कोई किंग नहीं था, ही वॉज नॉट अ किंग, ही वॉज जस्ट द कंट्रोल ऑफ इंग्लैंड। ही वॉज जस्ट, यू कैन से, द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद 1660 में जब चार्ल्स फर्स्ट का जो नेक्स्ट ईयर है, लाइक बेटा, हिज सन किंग चार्ल्स टू, जब ये वापस आते हैं, तब मोनार्की को फिर से रीस्टैब्लिश करते हैं, रीस्टोर करते हैं, और तभी से रेस्टोरेशन एज स्टार्ट होता है।
अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये रॉयलिस्ट और पार्लियामेंट्रियंस में क्या अंतर था। बेसिकली रॉयलिस्ट का मतलब है जो किंग चार्ल्स वन की तरफ थे वो सारे रॉयलिस्ट कहलाते थे, और जो प्यूरिटन्स थे, जो इनके अगेंस्ट थे, अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो किंग चार्ल्स के एकदम ऑपोजिट थे, ठीक है, वो सारे कहलाते थे पार्लियामेंट्रियंस। ओके, लॉयल्टी की बात की जाए सबसे पहले तो ये लोग किंग चार्ल्स वन को सपोर्ट करते थे और बाद में चार्ल्स टू को भी सपोर्ट करने लगे। और पार्लियामेंट्रियंस की बात की जाए तो ये पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे और ये चाहते थे कि टोटल मोनार्की को एबॉलिश कर दिया जाए। इसमें लीडरशिप की बात करें तो किंग चार्ल्स वन लीडर थे इनके, और इसमें ओलिवर क्रॉमवेल, जॉन पाइम, थॉमस फेयरफैक्स, ये सारे मेन लीडर्स थे। बिलीव्स की बात करें तो ये मोनार्की को फेवर करते थे, चार्ल्स वन चूंकि खुद एक किंग थे तो ये चाहते थे कि मोनार्की वैसी की वैसी ही रहे, और तो और किंग्स के पास सारे राइट्स रहे, और चर्च में ट्रेडिशनल हायरार्की की तरह चीजें चली, यानी कि वही कैथलिसिज्म, बिशप्स, आर्च बिशप्स वाले कंसेप्ट चले। अब वही पार्लियामेंट्रियंस चाहते थे कि पार्लियामेंट्री अथॉरिटी आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल जैसी चीजें आ जाए और मोनार्की खत्म हो जाए। एंड रिलीजियस व्यूज की बात करें तो ये इसमें एंग्लिकन्स तो आते ही थे, और तो और चूंकि मैंने पहले ही बताया कि किंग चार्ल्स वन थोड़े बहुत सपोर्टिव थे कैथलिक्स की भी, चूंकि उनका बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड और वाइफ दोनों कैथलिक्स थे तो ये थोड़ा कैथलिक्स को भी फेवर करते थे। तो ये इनके ग्रुप में आते थे सारे एंग्लिकन्स और कैथलिक्स भी, जो कि वो सारे एंग्लिकन्स और कैथलिक्स आते थे जो वही पुरानी प्रथा को, जो रिलीजियस और चर्च के बिलीव्स थे, प्रैक्टिसेस थे, उन्हें फेवर करते थे, जो रोम या कैथलिसिज्म से कनेक्टेड थे। और वहीं पार्लियामेंट्रियंस की बात की जाए तो इसमें वो सारे प्यूरिटन्स या दूसरे प्रोटेस्टेंट्स आते थे जिन्हें रिलीजन में रिफॉर्म यानी चेंज चाहिए था। सोशल क्लास की बात करें तो इसमें नोबल्स, लैंड ओनर्स और जितने जेंट्री, जो पुरानी सोच रहा है रूढ़ीवादी वाले जो भी जेंट्रीज थे वो सारे इसी में इंक्लूड थे। और वहीं यहाँ पे मर्चेंट क्लास, स्मॉल लैंड ओनर्स, प्यूरिटन्स और अर्बन मिडिल क्लास जैसे इस ग्रुप में आते हैं। मिलिट्री स्टाइल की बात करें तो ये लोग वही पुराने तरीके के मिलिट्री स्टाइल को पे फोकस थे, यानी वही घोड़े पे सवार जो सोल्जर्स वेपन्स लेके लड़ाई करते हैं उसी को ये मिलिट्री स्टाइल, उसी चीज को फेवर करते थे। और वहीं पार्लियामेंट्रियंस न्यू मॉडल आर्मी को स्टैब्लिश करते हैं जो कि काफी ज्यादा इक्विप्ड हो, वेपन से, चीजों से वेल ट्रेन्ड हो, प्रोफेशनल हो और डिसिप्लिन हो। और इन दोनों के राइवलरीज का या रॉयलिस्ट और पार्लियामेंट्रीज के जो एक दूसरे के ऑपोजिट जाने का ही जो रिजल्ट है वो हमें सिविल वॉर में देखने को मिलता है। और इसका रिजल्ट भी क्या होता है कि किंग चार्ल्स वन को डिफीट कर दिया जाता है, और उसके साथ साथ यहीं पे कॉमनवेल्थ पीरियड स्टार्ट हो जाता है अंडर क्रॉमवेल। तो लास्ट में देखा जाता है कि पार्लियामेंट्रियंस जीत गए, रॉयलिस्ट हार जाते हैं। ओके, अब आते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर जिसमें हम देखेंगे कि इस प्यूरिटन एज के आने की वजह से क्या क्या चेंजेस आए, स्पेशली लिटरेचर्स के फॉर्म में, लिटरेचर्स में। तो सबसे पहला चेंज आया कि लिटरेचर जो है थोड़ा रियलिस्टिक, रिलीजियस और मॉरलिस्टिक हो गया, यानी वो लिटरेचर जो थोड़ा रोमांटिसिज्म पे, थोड़ा ह्यूमनिज्म जैसे कंसेप्ट्स पर लिखा जा रहा था, ह्यूमनिज्म को फोकस करते हुए ये सारी फोकस हट गए, और अब इस स्पिरिचुअल स्ट्रगल्स, फेथ, बाइबल, रिलीजन, थियोलॉजिकल ट्रैक्ट्स, रिलीजियस वर्स, पॉलिटिकल ट्रीटीज जैसी चीजों पर शिफ्ट हो गया। जो स्टाइल था वो भी, उसमें भी चेंज देखने को मिला। रेनेसा पीरियड में जो स्टाइल हुआ करता था वो थोड़ा इलेबोरेट होता था, सोनेट्स लिखे जाते थे, बट प्यूरिटन एज में स्टाइल जो है बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट हो गया इंस्टेड ऑफ एलेबोरेट स्टाइल। नेक्स्ट जो चेंज देखने को मिला दैट वाज डायडेक्टिक, मींस जो भी लिटरेचर्स लिखे जा रहे थे वो इस एम के साथ, इस फोकस के साथ लिखे जा रहे थे कि उसमें हमें मॉरल लेसन्स देने हैं, कुछ शिक्षा देनी है, लोगों को अच्छी चीजें सिखानी है, जो कि एक बहुत बड़ा बेस था प्यूरिटन वैल्यूज का, कि वो प्यूरिटन वैल्यूज को अपहोल्ड करने का काम कर रहे थे उस समय के लिटरेचर्स, जिसमें हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, फेथ, ये सारी चीजें कॉमन थी। ये एज प्यूरिटन तो था, चेंज चाहता था, चर्च में चेंज चाहता था, लेकिन इसका एक कहा जा सकता है डिसएडवांटेज और डीमेरिट भी देखने को मिलता है। वो ये कि ये जो प्यूरिटन गवर्नमेंट थी, और ये या कहा जाए प्यूरिटन्स थे, दे वर टोटली अगेंस्ट ड्रामा। ये एंटी एंटरटेनमेंट पीपल थे, ऐसे लोग जिन्हें ड्रामा पसंद नहीं था, क्योंकि ये मानते थे कि ड्रामा हमें इमोरल और डिप्रेव्ड बनाता है, यानी कि हमारी हरकतें, हमारे बिहेवियर जो है इमोरल होते जाएंगे, हम डिग्रेड होते जाएंगे, हम खराब होते जाएंगे। और इसीलिए प्यूरिटन गवर्नमेंट जब आई, तब उस समय प्यूरिटन रूल जब आया तो ड्रामास को टोटली बैन कर दिया गया था, और थिएटर्स काफी साल तक के लिए बंद कर दिए गए थे। हाँ, दोबारा जब चार्ल्स सेकंड आए तब वापस से रीओपन किया गया, और ये रीओपन जो किया जाता है थिएटर्स, वो होता है आपको 1660 में। 1660 में थिएटर्स रीओपन किए गए। इसमें शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर और भी बहुत सारे बड़े बड़े थिएटर्स, ये सारे क्लोज डाउन हो गए थे ड्यूरिंग 1642 टू 1660।
उसके साथ साथ इस टाइम के लिटरेचर में जैसे कि रेनेसा पीरियड या उसके पहले के पीरियड्स में देखा जाता था कि जो पोएट्स थे वो कोर्ट पोएट्स हुआ करते थे, या वो अपने राइटिंग्स में स्पेशली क्राउन को, मीन्स जो भी किंग या जो भी मोनार्क रहता था उसे बहुत प्रेज करते थे, उनके लिए डिवोट होकर लिखा करते थे। और तो और उसमें पैट्रियोटिज्म जैसी चीजें भी दिखाई देती थी कि वो अपने देश के लिए, अपने देश की रानी के लिए, राजा के लिए लिख रहा है। बट प्यूरिटन एज में जो लिटरेचर था उसमें किसी तरीके का पैट्रियोटिज्म जैसा डिवोशन नहीं देखने को मिलता है। और तो और जो स्पिरिट थी पैट्रियोटिज्म वाली वो भी डिवाइड होती दिखती है, और देयर वाज नो सच डिवोशन टू द क्राउन आल्सो। तो जो पोएट्री थी या जो भी लिटरेचर, स्पेशली पोएट्री लिखी गई, क्योंकि ड्रामाज वर क्लोज डाउन, ड्रामा बंद हो गए, थिएटर्स क्लोज डाउन हो गए, तो ज़्यादातर जो लिखी गई वो इस एज में पोएट्रीज ही लिखी गई है। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं, हिस्टोरिकल बुक्स लिखी गई हैं, फिलोसफीज लिखी गई हैं बहुत सारी, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी की सारी सैड और पेसिमिस्टिक नोट पे लिखी जाती थी, यानी बहुत उसमें जिस्ट फॉर लाइफ या कुछ पॉजिटिव नहीं देखने को मिलता था। ओके, तो ये कुछ मेजर राइटर्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे कि जस्ट नेम्स हम देखेंगे कि कौन कौन। सबसे बड़े राइटर है जॉन मिल्टन, और इसीलिए इस एज को एज ऑफ प्यूरिटन या प्यूरिटन एज कहा जाए, एज ऑफ प्यूरिटन्स या प्यूरिटन एज। उसके साथ साथ कॉमनवेल्थ पीरियड, कॉमनवेल्थ पीरियड। और तो और ये तो हुई मतलब इनके जो नाम पड़े ये तो पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से पड़े। उसके बाद अलावा जॉन मिल्टन के नाम पर ये एज को एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। और इस एज के सबसे बड़े राइटर थे जॉन मिल्टन। इन्होंने एक बहुत बड़ी एपिक पोएम लिखी 12 बुक्स की, जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट। और इसके बाद इन्होंने पैराडाइज रिगेन भी लिखी। बेसिकली पैराडाइज लॉस्ट या पैराडाइज रिगेन ये बाइबल और ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट पर बेस्ड है, और बहुत अच्छी बहुत बड़ी बुक है। इट्स एन एपिक पोएम। मैंने बोला है कि पोएम्स लिखे जाते थे। ओके, नेक्स्ट इज जॉन बनियन। जॉन बनियन ने भी पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखी है। ये एक एलिगोरिकल वर्क है जिसमें मर्सी, फेथ एंड ये सारे एलिगोरिकल नेम्स है, कैरेक्टर्स हैं जो कि किसी जर्नी पर निकलते हैं और फाइनली एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं विद अ मॉरल। मीन्स इसमें भी जो टोन है वो डायरेक्टिक है, मीन्स मॉरल लेसन्स के साथ लिखी गई है, कुछ हमें सीखने को मिलता है। उसके साथ साथ एंड्रयू मार्वल ने भी टू हिज कॉय मिस्ट्रेस लिखी है, जिसमें मेटाफिजिकल और प्यूरिटन थीम्स का एक ब्लेंड देखने को मिलता है। थॉमस हॉब्स भी बहुत बड़े फिलोसफर थे। इनका वर्क जो है वो हमें देखने को मिलता है लेवियाथन। लेवियाथन इनका एक बहुत फेमस वर्क है जिसमें उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से उनका ये कहना था कि हमारी सोसाइटी में एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिटवीन द पीपल एंड द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, कि हाँ कोई किसी भी पर्सन को किसी तरीके का कन्फ्लिक्ट ना फेस करना पड़े, किसी तरीके का अनरेस्ट या फिर ये चीजें फेस ना करनी पड़े, और हम सभी जो है सारे सिटीजन, सारे पीपल, हर एक इंडिविजुअल पीस में रहे। तो इन्होंने अपनी सोशल थियरी दी थी। इज़ैक वॉल्टन जाने जाते हैं अपने बायोग्राफी के लिए, क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छी बायोग्राफी लिखी है, और वो भी किसकी, जॉन डन की। ही वॉज अ बायोग्राफर ऑफ जॉन डन, और इनका एक बहुत फेमस वर्क है, उस वर्क का भी नाम मैं मेंशन कर दे रही हूँ, द कंप्लीट एंगलर। ये इनका मोस्ट फेमस वर्क है, और ये बायोग्राफर भी हैं जॉन डन के। नेक्स्ट इज सर थॉमस ब्राउन। सर थॉमस ब्राउन जाने जाते हैं अपने वर्क रेलिजियो मेडिसी के लिए। रिलीजियो मेडिसी जो है एक ऐसा वर्क है जो कि रिलीजियस और इनके प्रोफेशनल कंसेप्ट्स को बताता है या प्रोफेशनल व्यूज को दिखाता है। नेक्स्ट राइटर इज टॉमस फुलर। ये एक चर्चमैन तो थे ही, उसके साथ साथ एक हिस्टोरियन भी थे। तो दीज वर द फ्यू राइटर्स, इधर दे वर फिलोसफर और अ पोएट और अ राइटर ऑफ सम एलिगोरिकल वर्क। देयर वाज नो ड्रामेटिस्ट इन ऑल ऑफ देम। उस समय ड्रामेटिस्ट नहीं हुए करते थे, मीन्स थिएटर्स क्लोज थे, तो ड्रामाज बेसिकली लिखे ही जाते थे परफॉर्मेंस के लिए, तो ड्रामाज उस समय एग्जिस्ट नहीं करते थे। सो होप यू लाइक द वीडियो। यहीं पे हम एंड करते हैं अपना प्यूरिटन एज। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।